थिंग्स फॉल अपार्ट। इस नावल को लिखने वाले फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर हैं और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के विनर भी हैं, जो नाइजीरिया और अफ्रीका का एक ग्रेट ऑथर समझा जाता है जिसका नाम चुने एचेबे है, जिनके मशहूर वर्क्स में थिंग्स फॉल अपार्ट भी शामिल है। और इसके मज़ीद भी नावल्स हैं जो कि एरो ऑफ गॉड, नो लॉन्गर इट इज़, एंट हिल्स ऑफ द सवाना, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखी जो कि मैरिज इज़ प्राइवेट अफेयर, डेड्स मैन पाथ, सिविल पीस। ये था मुख्तसर सा इंट्रो राइटर का। अब चलते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के कुछ की फैक्ट्स से मुतल्लिक। इस नावल को नाइजीरिया में 1957 में लिखा गया, फिर इसे 1958 में पब्लिश किया गया। ये नावल एक हिस्टोरिकल नावल है जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के मुतल्लिक बताता है। इस नावल का टाइटल W.B. यीट्स की पोएम सेकंड कमिंग से लिया गया। अब चलते हैं नावल की कहानी की तरफ। ये कहानी एक नौजवान, मस्कुलर, ताकतवर और एक रेसलर से शुरू होती है जिसका नाम ओकोंको है। ये काफ़ी एग्रेसिव तबीयत रखता है और अभी अभी ये एक ग्रेट रेसलर बना है अपने कबीले में और बहुत सारी इज्जत हासिल की है इस रेसलर ने। लेकिन दूसरी तरफ इसका फादर, जिसका नाम ओनुका है, वो बहुत वीक और एक लेज़ी मैजिशियन है। एक गैर ज़िम्मेदार शख्स होने के साथ साथ बहुत सारे कर्ज़े भी इसने ले रखे थे। जब ये मरा तो सारे कर्ज़े अपनी फैमिली के लिए छोड़ गया। यही वजह थी कि ओकुनको अपने फादर से नफ़रत रखता था। लेकिन अब ओकुनको वो मालदार हो गया था। पैसे, जायदाद, बच्चे और 3 बीवियां, सब कुछ इसने हासिल कर लिया। लेकिन फिर भी एक फॉल्ट ओकुनको में था। ये फॉल्ट कौन सा था? ये अपनी फैमिली को बहुत बुरे तरीके से पीटता था, ट्रीट करता था। जब दिल करता तो मारता और पीटता था। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम नोवे था। इससे ओकोंको को काफ़ी टेंशन होती थी नोवे से, क्योंकि इसमें ओकोंको को इसके बाप की शक्ल नज़र आ रही थी, क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी, हरकतें नज़र आ रही थी। अब क्या होता है कि एक पड़ोसी गांव से ओकोंको के गांव से झगड़ा हो जाता है। तो अब इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए पड़ोसी गांव वाले पीस ऑफरिंग के लिए एक 15 साल का लड़का जिसका नाम इकमे फेना है वो दे देते हैं, ताकि इन दोनों ट्राइब्स में जंग ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़के को पड़ोसी गांव वालों ने क्यों दिया? क्योंकि पड़ोसी गांव वालों ने ओकुनको के गांव की लड़की मार दी थी, इसीलिए उन्होंने पीस ऑफरिंग के लिए इकमे फेना दिया। खैर, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या हो गया है। अब मज़ीद क्या होने वाला है? अब इकमीफिना को ओकुनको घर लेकर चला जाता है और गांव वालों को कहता है कि मैं इसको पालूंगा, इस लड़के को। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और ये लड़का ओकुनको की फैमिली में रहता है और इसकी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है ओकुनको के बेटे नोए से। इकमीफिना अपने फ्रेंड को कहानियाँ सुनाता था और कहता है इसे, नोए को, कि तुम अपने फादर की तरह ताकतवर बनो, मर्द बनो। और कहीं ना कहीं ओकुनको को ये बच्चा भी अच्छा लगने लगा। ओकुनको भी इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालने शुरू हो गया और वक्त के साथ साथ ये बच्चा भी इसको फादर कहकर पुकारने लगा। अब ठीक 3 साल बाद ओकुनको को गांव में बूढ़ा आदमी बुलाता है जिसका नाम इजिदू है। वो ओकुनको को कहता है, ये लड़का दूसरे गांव से है जिन्होंने हमारे गांव की लड़की को मारा है, तो इसको हमारे गांव के रीति रिवाज, कस्टम्स के मुताबिक मरना होगा। और तुम तो इसको अपने बच्चों की तरह समझते हो, तो तुम इसे नहीं मारोगे और शायद तुम इसे नहीं मार पाओगे। हम में से कोई मार देगा, क्योंकि अगर तुम मारोगे तो तुम्हारे हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद ओकुनको इजिदू को जवाब देता है, कहता है, क्या तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझा है कि मैं
इसको ना मार सकूँगा। तो फ्रेंड्स, ओकोंको ने अपनी इस सो कॉल्ड मर्दानगी की वजह से ये फैसला किया कि ये खुद ही अपने हाथों से इस लड़के को मारेगा। और ये सब ओकोंको इसलिए कर रहा था कि कहीं कबीले वाले इसको इसके बाप की तरह कमज़ोर, बेबस और लाचार ना समझें। तो अगले दिन इक्मीफुना को बाहर ले जाकर मार दिया गया। जब नवोए को पता चलता है कि इसके भाई जैसे दोस्त को इसके बाप ने मारा है तो ये बहुत गुस्सा होता है। और जब ओकोंको घर आता है तो नवोए अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको इज़ुदो तो याद होगा जिसने कहा था कि दूसरे गांव के लड़के को मार दिया जाए क्योंकि दूसरे गांव वालों ने हमारे गांव की लड़की को मारा है। तो यहाँ पर इज़ुदो जो है वो मर जाता है और गांव वाले इसके जनाजे को बड़े धूमधाम से और बेहतरीन अंदाज में मनाते हैं क्योंकि उनके रीति रिवाज था, कस्टम ऐसी थी। इसको अभी दफनाया नहीं था इस इज़ुदो को। थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर इसको दफनाने की तैयारियां हो रही थी और ऐसे में ओकोंको से गलती से उस भीड़ में, उस हजूम में बंदूक चल जाती है। तो इसी बूढ़े आदमी का एक 16 साल का लड़का मर जाता है ओकोंको की गलती की वजह से। वो बंदूक चल जाती है। गलती से चलाई गई बंदूक की वजह से गांव वालों ने ओकोंको को 7 साल के लिए इसको और इसकी पूरी फैमिली को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ओकोंको वहां से निकलकर अपने मदरलैंड में चला जाता है। यहाँ पर ये बहुत हार्ड वर्क करता है और 7 साल के एंड होने का, ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब मैं अपने वापस गांव जा सकूं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर में गोरे लोग आ जाते हैं, अंग्रेज़ आ जाते हैं, ब्रिटिश लोग आ जाते हैं। अब नाइजीरिया में अपनी पावर के साथ अपने मज़हब यानी क्रिश्चियनिटी को भी बड़े पैमाने पर ये फैला रहे होते हैं गोरे लोग। ये गोरे लोग जहाँ पर ओकोंको रह रहा है और जहाँ पर पहले रह रहा था ओकोंको, वहाँ तक ईसाईयत पहुँचा रहे थे, ईसाईयत को फैला रहे थे, ईसाईयत मज़हब को आगे बढ़ा रहे थे। उन लोगों को बताया जा रहा था कि आप लोगों का मज़हब पुराना है, ओल्ड है, ये मज़हब मॉडर्न है। ईसाईयत मॉडर्न है, ईसाईयत में नयापन है। फ्रेंड्स, आपको नवोए तो याद होगा जो अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इसने जाकर ना क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। खैर, अब ओकोंको के 7 साल पूरे हो गए थे और ये अपने गांव वापस चला गया। और वहाँ पर ये जाकर जब गांव को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि इसका सारा का सारा गांव उन गोरों लोगों की वजह से बदल चुका था। बहरहाल, इन्हीं गोरों में एक गोरा था मिस्टर ब्राउन, जो काफ़ी काम किस्म का इंसान था, खामोश रहने वाला इंसान था। इसने इस गांव में हॉस्पिटल और स्कूल खुलवाए और गांव के बहुत से लोग इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने लगे ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर क्लर्क बन सकें या फिर स्कूल टीचर बन पाएँ। लेकिन जब ओकोंको इस गांव आया था तो मिस्टर ब्राउन की कुछ हेल्थ रीज़न की वजह से, सेहत की रीज़न्स की वजह से ये गांव छोड़कर मिस्टर ब्राउन चला जाता है। अब मिस्टर ब्राउन की जगह फिर एक और गोरा आता है जिसका नाम रेवरेंड स्मिथ था, जो इस गांव की कमांड अपने हाथों में लेता है। इसका बिहेवियर कुछ रूड टाइप का था और ये गांव वालों के साथ बुरा सलूक करने लगा जो गांव वाले बर्दाश्त ना कर पाए। फिर क्या होता है कि गांव वालों ने भी गोरों के चर्च को आग लगा दी। बात और बढ़ गई। स्मिथ ने डिप्टी कमिश्नर को बता दिया। फिर उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने आग लगाई थी। उनको पकड़कर काफ़ी पीटा गया और ये लोग अपनी काफ़ी इंसल्ट फील कर रहे थे कि हमें क्यों पीटा गया, हम तो इस गांव के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स थे, हम इज़्ज़तदार लोग थे। खैर, अब इस गांव को फ़ाइन भरना होगा, ये डिप्टी कमिश्नर कहता है और ओकोंको और कुछ गांव वालों को फिर छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह ये सब इरादा करते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत इन्होंने मर्ज़ी कर ली, हमारी भी कोई इज़्ज़त है।
ऐसा कैसा इन लोगों ने हमें पीट दिया, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये सब वो कहते हैं। और यही बातें हो रही थी कि ऐसे में कोर्ट का कोई मैसेंजर आता है और दूसरी तरफ ओकोंको बहुत गुस्से में नज़र आ रहा था। इसने कुल्हाड़ा उठाया और एक ही वार से मैसेंजर को परलोक भेज दिया, यानी मार दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ओकोंको ने देखा कि इसके ट्राइब के लोग इसका साथ नहीं दे रहे थे। सभी गोरों से डर रहे थे, भाग रहे थे कि कहीं फिर हमें वो इंसल्ट ना करें, कहीं फिर हमें वो ना मारें। अब ये बेचारा क्या करता, बस फिर इसने एक आसान रास्ता ढूंढा और जाकर सुसाइड कर ली। इसके मरने के बाद डिप्टी कमिश्नर आया और ओकोंको की लाश लटकी देखी, लेकिन इसके गांव वालों ने इसकी लाश को वहाँ से नहीं उठाना चाहते थे। वो इनकार कर रहे थे क्योंकि गांव वालों के रिवाज के मुताबिक जो खुद की जान लेगा तो उसकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो लाश वहीं की वहीं लटकी रही। डिप्टी कमिश्नर को इनका ये रिवाज बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो इसने ये बात नोट कर ली अपनी बुक के लिए, जो नाइजीरिया पर लिखी जा रही थी, जिसका टाइटल यूँ था, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजीरिया। खैर, इसी के साथ ये नावल भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको इस नावल की थीम्स के मुतालिक बताता चलूँ, जो कि जेंडर था, फैमिली था, रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन के मुतालिक था, फेयर भी इसमें था, रिलीजन का भी एक अहम किरदार था, सिंस के मुतालिक भी बताया जा रहा था, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का भी एक ख़ास रोल था, मैन एंड द नेचुरल लॉ भी इसमें था, और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का भी हमने एक सिनेरियो देखा गोरों की शक्ल में। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।